हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं खास फ्राइडे का प्रोग्राम साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। सैयद अली मुश्तबा साहब चेन्नई में रहते हैं और पूरे हफ्ते नजर रखते हैं भारत के पड़ोसी मुल्कों के अहम खबरों की, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, कभी कभी चाइना की भी कुछ खबरें होती हैं। तो इस पूरे इलाके को कवर करते हुए ये प्रोग्राम है जिसे आप काफी पसंद करते रहे हैं। आज भी हम अफगानिस्तान से कुछ खबरों से शुरू करेंगे, फिर पाकिस्तान से अहम खबरें लेंगे, फिर बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, ये सारी खबरें डिस्कस करेंगे। लेकिन आप प्रोग्राम के आखिर तक जरूर बने रहिएगा। तालिबान की सरकार क्या कुछ चाह रही है, ट्रंप सरकार के साथ वो कैसे मिलकर के चल सकती है, या वो ट्रंप सरकार से वो क्या उम्मीदें लगाए हुए हैं। चूंकि ट्रंप जिस तरह से दुनिया को चलाना चाह रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि शायद उन्हीं के हाथ में सब कुछ है, पूरी दुनिया की चाबी। लेकिन जैसा कि हम आपको अपडेट करते रहे हैं कि वो गाजा से कहते हैं कि उसे साफ कर दो और फिलिस्तीनियों को निकाल करके पहुंचा दो जॉर्डन और मिस्र में। तो वो एक अजीब किस्म की दुनिया उनके दिमाग में है। शायद उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपनी मर्जी से दुनिया को चला सकते हैं। लेकिन यहां तालिबान सरकार जो अफगानिस्तान में है, वो क्या कुछ देख रही है, समझ रही है, ट्रंप से क्या उम्मीदें हैं, या ट्रंप के साथ वो कैसे एडजस्ट होकर चलना चाहती है। उसके अलावा वहां की कुछ और अंदर की भी खबरें हैं, उस पर हम बात करेंगे। मेरे ख्याल से हम सीधे चलते हैं सैयद अली मुश्तबा साहब के पास। मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, खास प्रोग्राम की तैयारी करते हैं, क्या कुछ है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि ट्रंप से क्या उम्मीद लगा रहे हैं तालिबान, क्या चाहते हैं ट्रंप से, क्या लगता है आपको? बहुत बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। मेरे सामीन को मेरा आदाब, सत्य श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये जो खबर है, ये खबर आई है वहां के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनका नाम है अब्दुल कहर बल्की। इन्होंने एक प्रेस स्टेटमेंट दिया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, और उसमें उन्होंने बाकायदा ये बताया है कि जो है उनका जो एक्चुअल वर्ड है कि अफगानिस्तान ये चाहता है कि वो वॉर का जो चैप्टर है वो क्लोज करे और नेगोशिएशन का चैप्टर जो है वो फिर ओपन करे यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। उन्होंने काफी लंबी तफसील से जो है ये इंटरव्यू दी है, और इसमें मेन सेंटर है वो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। उन्होंने ये भी कहा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का अभी तक अफगानिस्तान की तरफ क्या रवैया रहेगा, क्या रुख रहेगा अमेरिका का, ये क्लियर नहीं है। और अफगानिस्तान जो है वो मतलब अमेरिका को दोस्त समझ रहा है या दुश्मन समझ रहा है, ये इसकी कोई क्लैरिटी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं दी है। लेकिन जो बातें प्री मतलब जब जो ओथ नहीं लिए थे और उस टाइम उन्होंने बात किया था ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उसमें खासकर ट्रंप साहब ने कहा था अपने इलेक्शनरिंग में कि जितने भी अमेरिकन एसेट्स हैं वहां अफगानिस्तान में, वॉर इक्विपमेंट्स हैं और मिलिट्री एसेट्स हैं, उनको हम वापस ले लेंगे। तो बल्की साहब ने, जो अब्दुल कहर बल्की साहब हैं, वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर है, वहां के एक्टिंग मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि ये तो अब अफगानिस्तान का एसेट हो गया, ये जो भी जो मिलिट्री इक्विपमेंट है यहाँ अमेरिका जो छोड़ के गए हैं, इनको तो हम नहीं दे सकते, उसके लिए जो भी कुछ हो जाए, दिस इज द अफगान एसेट। दूसरी बात, हम मतलब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने या ट्रंप साहब ने जब इलेक्शन कर रहे थे तो उन्होंने बरगाम एयरपोर्ट के बारे में कहा था कि वो हमें जो है यूएस बेस चाहिए। तो उसके ऊपर जो है वो दोहा राउंड्स ऑफ टॉक्स हुए थे, तो उसमें जो तालिबान की तरफ से भी आया था कि हम लोगों ने रिफ्यूज कर दिया, उन्होंने मांगा था हमसे एयरबेस, तो हम लोगों ने उसको रिफ्यूज कर दिया। और अभी बल्की साहब ने जो जो है अब्दुल कहर बल्की साहब ने फिर वही स्टेटमेंट दिया है कि कोई बरगाम एयरबेस वगैरह हम नहीं देंगे, और इसके लिए जो है वो रूल्ड आउट है कि वो अमेरिका जो है हमसे फोर्स करके जो है वो ले ले। और फिर उन्होंने ये कहा कि अब अमेरिका और अफगानिस्तान का जो रास्ता है वो नेगोशिएशन से है, डायलॉग से है। वो अपने एक्सपेक्टेशन बताएं, हम एक्सपेक्टेशंस अपने बताते हैं, और हमारा एक्सपेक्टेशन यही है कि हमको फिर से कम्युनिटी ऑफ नेशंस में और वर्ल्ड के इसमें अमेरिका हमें हेल्प करे कि हम जो है फिर से इंटीग्रेट करें। उनका कहने का मतलब है कि हमारी गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करे और हम फिर से बहाल करें। और फिर उन्होंने एक इशारतन ये भी कहा कि जिस हालात में जो है अफगानिस्तान अभी पहुंचा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेरिका की है, क्योंकि अमेरिका की वजह से इतनी लंबी चौड़ी वार हुई 40 साल से और ऊपर से। तो अब अमेरिका का ही जो है
मतलब ये बनता है कि रिकंस्ट्रक्शन करें और ये करें। तो वही उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात और डायलॉग और ये वो चीजें जो है अमेरिका शुरू करे और फिर हम लोग जो है बातचीत करेंगे। अब फिर वॉर का तो जो चैप्टर है वो तो क्लोज हो चुका है। तो यही खबर है, मतलब ये बल्कि साहब के हवाले से। यानी वो नॉर्मल ताल्लुकात चाहते हैं और सरकार की रिकॉग्निशन चाहते हैं और ये चाहते हैं कि जो कुछ हुआ, जो हथियार आपके बाकी हैं वो यहीं रहे और हम बगराम एयरबेस नहीं देंगे। देखिए, बगराम एयरबेस के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, मैं खुद वहां गया हूं। बगराम काबुल एयरपोर्ट जो काबुल शहर के नॉर्थ में है, उससे और तकरीबन 30-40 किलोमीटर नॉर्थ में है और उसको ये जो 20 साल का दौर था अमेरिकन का, वो उनके कब्जे में था, उनके इस्तेमाल में था। और आखिरी वर्षों में तो जिस तरह से ग्वांतानामो बे में कुछ को कैदी बनाया जाता था तालिबान के लड़ाके कह करके, उसी तरह से यहाँ बगराम एयरबेस पर भी कुछ लोगों को कैदी बनाया जाता था। ये वही एयरपोर्ट है जहां से वो आखिरी हवाई जहाज उड़ा, आधी रात को लाइटें बंद करके। अमेरिकन इतने डरे हुए थे कि वो खौफ में रात में एयरपोर्ट की लाइट बंद करके हवाई जहाज उड़ाया था। तो ये बहुत ही अहम बेस है और जाहिर है वो एयरबेस क्यों देना चाहेंगे अमेरिकन फौज को। अच्छा, मैं अब आगे चलना चाहता हूं। आगे जो अफगानिस्तान के इस्लामिक लॉ के मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कुछ ऐसी बात कह दी है जिसमें शायद ऐसा लगता है कि कमिटी ऑफ नेशन में उनको शामिल ना किया जाए। क्या कुछ है वो? ये देखिए, लॉ मिनिस्टर है वहां पे, उनका नाम है अब्दुल हकीम शरारी। ये जो साहब हैं, इन्होंने बड़ा स्टेटमेंट दिया है क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें चल रही थी और मेरे ख्याल में इनका जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट पहले सुन लीजिए आप, कि हमारा काम जो है अफगानिस्तान का या तालिबान का काम है वो इस्लामिक लॉ को इन्फोर्स करना, ना कि दुनिया को कन्विंस करना कि जो हम कुछ कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो मेरा जो इस्लामिक काम है, मतलब एमिरेट्स का या तालिबान का या जो भी कह लीजिए, वो इस्लामिक लॉ को इन्फोर्स करें। और हमारा काम ये नहीं कि हम ग्लोबल कम्युनिटी के मतलब सेंटिमेंट्स को हम अपीज करें। तो ये एक बड़ा स्टेटमेंट है उनका। ये भी कहना है कि कोई भी दुनिया जो है वो लॉ एंड ऑर्डर पे चलती है और उसके अंदर कुछ कवानीन होते हैं, तो हम ऐसे कवानीन नहीं बनाएंगे जो कि हमारे मतलब माशरे के अगेंस्ट में। बेसिकली उनका औरतों और वुमेन्स के ऊपर है, जो कि दुनिया के ऊपर प्रेशर है कि आप ये कीजिए, तो उसको ये अपोज कर रहे हैं। और मतलब ये है कि कहना चाह रहे हैं कि दुनिया कुछ भी कहती रहे, हमें उससे मतलब नहीं है, हम दुनिया के को अपीज करने के लिए हम जो है कानून हमारे नहीं है, बल्कि हमारे तो इस्लामिक कानून है और उसको हम इन्फोर्स करें। तो ये खबर जो है इसी हद तक है क्योंकि वो रिजिडनेस बताता है। मतलब अभी पहले उनके एक थे अब्बास सतकजई, वो शेख अब्बास सतकजई जो है वो भी मिनिस्टर थे, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि साहब वो औरतों के लिए जो है कहीं भी एजुकेशन और उसके लिए कहीं इस्लाम मना नहीं करता है और ये करता है। तो वो तालिबान वो के जो असल में मुश्किल वहीं आ रही है कि इस्लाम के इंटरप्रिटेशन पर एक जमाना है, मुझे याद है कि कतर के अमीर ने तालिबान से कहा था कि हम भी तो इस्लाम पर चल रहे हैं, हम तो औरतों को पढ़ने देते हैं। ईरान में इंटरप्रिटेशन जो है वहां यूनिवर्सिटी में 60% से ज्यादा लड़कियां पाई जाती हैं। तो ये इस्लाम के इंटरप्रिटेशन का मामला है जहां तक मैं समझाऊं, क्योंकि तालीम को तो कहीं से भी किसी को रोकने का ये बात ठीक है कि को एड को वो ठीक नहीं समझते, वो बात ठीक समझी जा सकती है, लेकिन बिल्कुल तालीम ना हो, ये शायद ज्यादातर मुस्लिम मुल्कों की तरफ से इसके खिलाफ ही बात आएगी। लेकिन बहरहाल अब मैं चलना चाहता हूं कि तालिबान के एक नुमाइंदे यूएई पहुंचे हुए थे, वो क्या कुछ है वहां, क्या बातें हुई है, क्या हो रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्टर हैं, जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं और डिफेंस मिनिस्टर हैं तालिबान हुकूमत के, और इनका नाम जो है वो टेररिस्ट के लिस्ट में अमेरिका में था। इनका नाम है खलीफा सिराजुद्दीन हक्कानी, और इंडिया में हक्कानी नेटवर्क का डंका बजा हुआ था एक टाइम में। तो यही उसी नेटवर्क के ये सरबराह हैं जो अब मिनिस्टर हैं, जो इंडिया जिनको मतलब दी टेररिस्ट ऑफ द वर्ल्ड कहती थी और अमेरिका भी कहती है। तो अब ये तो बड़े खुले आम जो है यूएई जा रहे हैं और यूएई से आ रहे हैं। और यूएई में उन्होंने जो चीफ यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं शेख मोहम्मद जैद जो है, उनसे मुलाकात किया उन्होंने। और यूएई जो है
वो चाहता है अमेरिका और यूएई जो हैं एक दूसरे के गोद में हैं। जो अमेरिका चाहेगा वो जो है दुबई में होगा, और जो दुबई चाहेगा वो दुनिया में होगा। तो ये जो है एक ताल्लुकात बनाने के लिए और दुनिया से विंडो ओपन करने के लिए हक्कानी साहब गए हुए थे यूएई, और उन्होंने जो उनके टॉप लीडरशिप है उनसे बात की। और जो बात जो उनकी हुई थी वो तो बरजस्ता ये थी कि साहब रीजनल स्टेबिलिटी, रीजनल पीस, ये सब कहने वाली बात है। इकोनॉमिक और भी जो है हमारे वो होते हैं, मतलब इकोनॉमिक को हमें दीजिए आपको। लेकिन मेन जो चीज है जो कि मतलब पर्दे के पीछे थी, वो हमारे हक्कानी साहब जो हैं जैद साहब से, मतलब ये कि जो प्रेसिडेंट है वहां के यूएई के, उनसे ये कहना चाहते थे कि आप हमारा रास्ता हमवार करवाइए अमेरिका से, और अमेरिका से नेगोशिएशन में आप मेडिएटर बनिए। तो इसलिए वो गए, और इसलिए भी गए थे कि अमेरिका अगर रिकॉग्नाइज कर देगी तालिबान को तो मामला खत्म हो जाएगा सारा। तो यूएई के को जो है तालिबान मीडिएटर बनाना चाहती है, और इसलिए जो है ये सिराजुद्दौला हक्कानी साहब वहां गए थे। और कहां तक बात बनी या नहीं बनी ये तो बाद में ही समझ में आएगा, लेकिन क्योंकि ये नेगोशिएशन चल रहे हैं, ये बता रहा है कि मतलब तालिबान जो है बहुत ही तेजी से मतलब वर्ल्ड कम्युनिटी में इंटीग्रेट होना चाहते हैं, और वर्ल्ड से मिलना चाहते हैं, और अपने अपने रास्ते तलाश करना चाहते हैं कि किस तरह से वो ये करें। तो ये गुड रिलेशनशिप बनाने के लिए कि दुनिया से हम गुड रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, हमें किसी से वो नहीं है। और यूरोपियन यूनियन से भी जो है, यूरोप के जो जो बड़े मुल्क हैं उनसे भी जो ये कि बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो इन सब को जो है मतलब बातों को हमवार करने के लिए ये हक्कानी साहब वहां गए थे। और जो बात ये है कि हक्कानी साहब अब जो है वो सफेद पोश हो गए हैं। अरे साहब, सफेद पोश की बात देखिए, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जब अमेरिका बहादुर जिसको चाहे टेररिस्ट कह ले और जिसको चाहे वो सफेद पोश बना दे। सीरिया में भी ऐसा हुआ। जो अबू मोहम्मद जौलानी थे, जिन पर $1 करोड़ का इनाम था, आज वो उन्हीं की मेहरबानी से सीरिया के प्रेसिडेंट बन गए, और अब वो विदेश यात्राएं भी शुरू कर दी उन्होंने। सऊदी अरब और तुर्की गए, और वो जो है वो अब सफेद पोश लीडर बन गए। अब उनकी दाढ़ी भी छोटी हो गई है और टाई वगैरह भी लगाना शुरू कर दिया है। तो ये जिसको जिस लिबास में देखना चाहें वो उस तरह से ये कर लेते हैं, इनका अपना तरीका है। कभी टेररिस्ट कह देंगे उसी शख्स को, कभी और मदद भी करेंगे टेररिज्म में, और उसके बाद उन्हें पॉलिटिकल लीडर भी बनाने की कोशिश की जाती है। अच्छा, इसके आगे जो हम बढ़ना चाहते हैं वो तालिबान सरकार कुछ डिपोर्टेशन को लेकर के भी कुछ इश्यूज पर परेशान है। जापान का मामला है, पाकिस्तान का मामला, वो क्या कुछ है, जरा ये दोनों चीजें काफी अहम है तालिबान के लिए। जी, अभी तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पूरी दुनिया में डिपोर्टेशन का ही काम कर रही है। हमारे यहाँ अमृतसर में मतलब अमेरिका का जो है मिलिट्री जहाज आकर के मतलब उतर गया। जी हाँ, उतर गया, और इंडिया ने अलाउ कर दिया। अब ये बात अलग है कि कैसे किसी दूसरे मुल्क का मिलिट्री जहाज जो है उतर जाएगा इंडिया में, ये तो सिक्योरिटी ब्रीच है। या फिर इंडिया ने जो है मान लिया कि आप आ सकते हैं यहाँ पे। अगर इसको मतलब लॉ ऑफ कोर्ट में जाए तो एक तो नुक्ता नजर ये भी हो सकता है ना कि आप कैसे मतलब अपने मिलिट्री जहाज जो है दूसरे मुल्क में, क्या इंडिया अपनी जेट जो है पाकिस्तान में उतार सकता है क्या? तो मैं उस हवाले से नहीं बात कर रहा हूँ, हम लोग अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं। तो उसी तरह से अफगानिस्तान में भी जो है पूरी दुनिया में हलचल बची हुई है। सारे ममालिक जो हैं वो चाह रहे हैं कि जो अफगान रिफ्यूजीज जो हैं, जो टर्मोइल अफगानिस्तान में हुआ था, और अभी अमेरिकन जो इन्वॉल्वमेंट था 2001 से लेकर 2021 तक, तो बहुत सारे जो है अफगान रिफ्यूजी जो है दुनिया के कई कई मुल्कों में, टर्की में है, जापान में है, और कहाँ कहाँ है। तो अब फिर एक जो ये भूचाल ट्रंप साहब ने स्टार्ट किया है डिपोर्टेशन का, उसी हवाले से जापान भी जो है वो कुछ अफगानियों को जो है वो मतलब रिपोर्ट करना चाह रहा है अफगानिस्तान में। तो उसमें जो है मौलवी अब्दुल कबीर साहब हैं, ये जो है वहां के मतलब रिफ्यूजी एंड रिपैट्रिएशन के मिनिस्टर हैं। इन्होंने कहा है कि अभी अफगानिस्तान जो है बहुत अपने अंदर ही टर्मोइल में है, और ये डिपोर्टेशन को वो जो है मतलब अब्जॉर्व करने के लिए तैयार नहीं है। और उन्होंने ये कहा कि अफगान माइग्रेंट जो वर्कर्स हैं इधर उधर जहां भी दुनिया में है, इसके ऊपर जरा सा मतलब ये है कि नजरसानी की जाए और उनको अभी भेजा नहीं जाए। तो इस तरह की एक अपील उन्होंने मतलब दुनिया से की है और हर जगह से की है। इवन अमेरिका को भी कहा कि वो जो है मतलब जो अमेरिका में भी जो है बहुत सारे अफगानी जो हैं पहुंचे हुए हैं।
तो उनको डिपोर्ट नहीं किया जाए। तो ये खबर जो है वो अहम है, वो जापान के हवाले से और तुर्की के हवाले से। अब एक जो दूसरी खबर इसी हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एसोसिएटेड प्रेस की खबर है, जिसमें पाकिस्तान ने अल्टीमेटम दे दिया है अमेरिका को, समझ लीजिए, अफगानिस्तान, क्योंकि ये अल्टीमेटम अमेरिका को दिया है, क्योंकि अमेरिका ने जब 2021 में चेंज हो रहा था रिजीम, तो 20 साल या 21 साल जो है उन्होंने अपने पालतू कुत्ते बनाए थे अफगानिस्तान में, जो कि अमेरिका रिजीम को चला रहे थे वहां पे, और तालिबान उनके जानी दुश्मन थे। क्या ये जानी दुश्मन थे तालिबान के, या वो जानी दुश्मन थे? तो अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ एक जो अंडरस्टैंडिंग की थी कि ये जो प्रो अमेरिकन जो एलिमेंट्स हैं अफगानिस्तान में, जिनको आपने मेंशन किया कि उस रात की जहाज में तो उसको अकोमोडेट नहीं कर सकते थे, वो जो रात की जहाज उड़ी थी, उसमें लोग जो पंखियों पर चढ़ गए थे और फिर गिर गए थे और मर गए थे, जो भी कुछ हुआ था, जो उसके अंदर भर गए थे तो वो तो चले गए अमेरिका, और जो बाकी जो गिर गए थे उसमें 20,000 की संख्या है, जो कि अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान ने उनको बाकायदा रजिस्टर करके इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में उनको जगह दे दी कि आप रहिए, और जिसमें अमेरिका ने कहा था कि जब माहौल मतलब और वो हो जाएगा, साजगार हो जाएगा, तो इनको हम दुनिया के अलग अलग मुल्कों में हम इनको डिपोर्ट कर देंगे और वो मुल्क है वो इनको रख लेंगे। तो अब तो 2021 से 2025 आ गया, तो अभी एक कैबिनेट मीटिंग हुई थी, शहबाज शरीफ ने उनको हेड किया था, और उसमें अल्टीमेटम दिया है कि 21 मार्च तक अगर अमेरिका अपने कमिटमेंट को नहीं मतलब ऑनर करेगा और इन जो रजिस्टर्ड अफगान हैं इनको दूसरे मुल्कों में नहीं भेज देगा, तो हम लोग इनको जो है पाकिस्तान के बॉर्डर से अफगानिस्तान में धकेल देंगे। अब तालिबान उनका क्या करे वो हम नहीं जानते। जाहिर है, तो जो प्रो अमेरिकन थे उनके तो दुश्मन हैं तालिबान, उनके साथ कुछ ना कुछ ज्यादती ही हो सकती है, लेकिन उधर तो ट्रंप साहब मुख्तलिफ मुल्कों के लोगों को निकाल रहे हैं। अब वो इनको कहाँ ले जा करके डालेंगे? अभी तो वो गाजा के लोगों को निकालना चाहते हैं। अब उनके प्लान कहाँ कहाँ से उखाड़ के इधर से उड़ा लो, मतलब इंसानों को कमोडिटी समझ लिया गया है, और ये एक तरह से ताकत का जुनून जिसे कहते हैं उसमें वो इस तरह के काम कर रहे हैं। अच्छा, अब हम चलें पाकिस्तान की कुछ खबरों की तरफ। पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है? इमरान खान जेल में रहते हुए भी बड़ी खबर बने रहते हैं, वहां क्या कुछ है? देखिए, इमरान खान के हवाले से दो तीन चीजें जो है अभी बड़ी अहम चल रही हैं। जो एक अहम जो चल रही है, इमरान खान ने एक चिट्ठी लिखा है आसिम मुनीर साहब को। अब वो चिट्ठी में जो उन्होंने 6 पॉइंट्स जो है उन्होंने उजागर किए हैं, और ये कोई डिमांड्स नहीं है, बल्कि डिमांड्स भी कुछ पॉइंट्स में है और कुछ जो है वो उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में जो फिजा बन रही है उस फिजा में नंबर 1 पॉइंट है कि आर्मी और पीपल के बीच में बहुत ज्यादा गैप हो गया है, और पीपल जो है, जो पब्लिक है पाकिस्तान की, वो उनका ट्रस्ट जो है वो आर्मी से जो है खत्म हो रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा मतलब पाकिस्तान के लिए मतलब झटका है कि बहुत बड़ा गल्फ हो गया है बिटवीन पीपल एंड द आर्मी, और इस डिस्टेंस को जो है आर्मी जो है वो उसको देखना चाहिए, उसको समझना चाहिए। दूसरा पॉइंट उन्होंने रेज किया है कि जो 8 फरवरी को 2024 में जो इलेक्शन हुए थे, उन्होंने कहा कि वो फ्रॉड था और उसमें जो है बहुत ज्यादा धांधली हुई है और बहुत ज्यादा उसके अंदर जो है वो हुई है। तो इसके ऊपर भी जो है आर्मी जो है वो नजरसानी करे और उसको देखे कि वो क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, और ये फ्रॉड जो है वो मतलब। तो तीसरा पॉइंट उनका था कि वो अल कदीर ट्रस्ट, जिसके ऊपर इमरान खान को 14 साल की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना, और बुशरा बीबी को जो है वो 7 साल की सजा और 5 साल का जुर्माना हो गया है लोअर कोर्ट से, उसके ऊपर भी उन्होंने जो है आसिम मुनीर को इशारा किया है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड पूरा जजमेंट है और ये है, और हमारे हमको जो है ये किया है। उसके बाद उन्होंने जुडिशरी की बात भी की है कि जुडिशरी को उन्होंने जो है जो शहबाज शरीफ की एडमिनिस्ट्रेशन है उसने जो है अपने अंडर में अमेंडमेंट्स करके और ये करके जुडिशरी को अपने कंट्रोल कर लिया है, और जिस जज को चाहते हैं जहां लगा देते हैं, जहां ट्रांसफर कर देते हैं। उसके बाद उन्होंने तीसरी बात ये कही है कि वो
पीटीआई के वर्कर के ऊपर जो है वो रेड हो जाता है, उनको पकड़ा जाता है, उनको बंद किया जाता है। तो ये सब जो सूरत हाल हैं वो पाकिस्तान में मतलब हो रहे हैं, और इसके ऊपर उन्होंने जो है ये 6 मतलब पॉइंट्स पे जो है, जिसपे पाकिस्तानी मीडिया ने जो है बहुत मतलब इसको वाज़े तौर पर शाया किया है और कहा है कि तो अब ये खबर है, लेकिन जो आर्मी इस्टेब्लिशमेंट है उसका कोई जवाब नहीं दिया और जवाब मिलेगा भी नहीं इन सब चीजों का। ये तो इमरान खान की तरफ से एज ए एक्स प्राइम मिनिस्टर और पीटीआई चीफ की हैसियत से उन्होंने ये बातें की थी, और ये कोई उनके साथ डिस्कशन भी करने की बात नहीं थी। तो ये खबर अभी तो यहीं तक है, अब आगे इस खबर का क्या होगा आर्मी अच्छा चीफ अच्छा अच्छा, इस बीच में पाकिस्तान में कुछ जर्नलिस्ट हैं, उनसे अलग अलग कुछ ग्रुप उठ करके आ रहे हैं और अलग अलग लॉबीज के लिए काम कर रहे हैं। वो क्या कुछ है? वो बड़े बड़े नाम बताए जा रहे हैं। जी जी जी, वो बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। ये मुझे लग रहा है कि अब पाकिस्तान में एंटी इमरान खान की एक नैरेटिव बिल्ड हो रही है, क्योंकि अभी एक साहब ने देख रहा था मैं मुज़ाकरात, उन्होंने जो है कहा कि भाई इमरान खान माइनस हो गए क्या, मतलब इमरान खान जो है वो अब नहीं है पाकिस्तान में, कोई रिलेवेंस नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप उठा लें कोई भी स्टेटमेंट गवर्नमेंट की, उसमें अगर 5 स्टेटमेंट दे रहे हैं तो 4 से ज्यादा वो इमरान खान के आसपास ही है, हम इमरान खान के इर्द गिर्द है। तो जब गवर्नमेंट उनको इतना इंपॉर्टेंस दे रही है तो वो माइनस कैसे हो सकते हैं? लेकिन जो 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 मजे की बात है कि जिनको कहते हैं कि बड़े बड़े एंकर और कॉलम निगार और मजदूर सहाफी, ये लाइन सब चलता है वहां पे, और बिके हुए पत्रकार, ये सब जर्नलिस्टों के लिए जो है वहां यूज होता है। तो उसमें जो है कुछ तो हमारे यहाँ भी खूब होता है, अब तो वो हमारे यहाँ भी खूब होता है, इसलिए सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं। खरीद लिया गया है जो बहुत नामवर लोग हैं, जिसमें एक नाम जो है वो नजम सेठी का है, जो को हिंदुस्तान के जो भी पत्रकार हैं वो सब जानते हैं नजम सेठी को, कौन है क्या है। एक जमाने में उनके खिलाफ भी जो है वो नवाज शरीफ के टाइम में बहुत बड़ा ये हुआ था, तो इंडिया के पत्रकार लोगों ने उनको सपोर्ट किया था कि नजम सेठी तो बड़े पंजाबी है, वो हिंदी भी उर्दू भी पंजाबी में ही बोलते हैं, उनका अलग स्टाइल ही है। तो उनको उनका एक मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान तो फिनिश हो गए, उनका तो फॉल हो गया, वो प्राइम मिनिस्टर थे तो थे, अब तो वो जीरो हो गए, अब तो बिल्कुल अब उनके पास रहा क्या है, मतलब ट्रंप ने भी कुछ नहीं किया। अब पाकिस्तान तो माइनस इमरान खान से ज्यादा अच्छा है बनिस्बत के जब इमरान खान थे। अब तो कम से कम आईएमएफ का लोन मिल रहा है इमरान खान को, सऊदी अरेबिया लोन दे रहा है, यूएई लोन दे रहा है, वो चंदे की सरकार चल रही है, सब लोग खुश हैं, इकोनॉमी बहुत अच्छा है, तो इमरान खान की क्या जरूरत है? मतलब अगर हम लोग तो वैसे ही खुश हैं, मतलब अब फ्रॉड हो गया तो हो गया, वो रहने दीजिए। अब हम लोग जो इमरान खान जो है वो मतलब पाकिस्तान जो है माइनस इमरान खान से ही जो है वो बेहतर है। तो ये पूरा एक नैरेटिव बन रहा है जिसमें ऐसे ऐसे मतलब लोगों को जो है खड़ा किया गया है, जो कि प्रो इस्टेब्लिशमेंट प्रो गवर्नमेंट वो बात कर रहे हैं। और अभी मुझे एक और खबर आई थी, वो ये है कि जो आर्मी है पाकिस्तान की, उसने कोई अमेरिका में थिंक टैंक्स उसने कुछ बनाए हैं अमेरिका के अंदर, जहां पे एंटी इमरान खान की जो है वो लॉबी कर रहे हैं वहां अमेरिका में। ये भी ये खबर मेरे पास है कि ये काम जो है वो भी चल रहा है। अब दूसरी तरफ जो है दूसरा कैंप है जिसमें मुशाहिद हुसैन है और हामिद मीर हैं, ये बड़े बड़े वहां के मतलब सहाफी हैं जिनको सब लोग सुनते हैं और ये करते हैं। ये इमरान खान के सपोर्टर हैं और इमरान खान की बात कर रहे थे। तो वो ये कहते हैं कि इमरान खान जो है वो प्रिंसिपल्ड स्टैंड है और मतलब उनको उनके पास ज़मीर है और उसका सौदा नहीं कर रहे हैं। फिर मैं सुन रहा था मुशाहिद हुसैन को, उन्होंने कहा कि अगर मोहम्मद अली जिन्ना मान जाते मतलब उस टाइम, तो आज तो पाकिस्तान नहीं होता, और उसके बाद कुछ सौदा कर लेते, कुछ पैसे उन्हें मिल जाते और बादशाहत मिल जाती और ताज मिल जाती, लेकिन उन्होंने जो है उसका ज़मीर का सौदा नहीं किया। तो इस तरह की बातें वहां पे मतलब वो मुशाबत दे रहे हैं इमरान खान को और मोहम्मद अली जिन्ना को कि वो प्रिंसिपल्ड आदमी थे मोहम्मद अली जिन्ना, और इमरान खान भी प्रिंसिपल्ड आदमी है। इसी तरह से हामिद मीर भी वो यही कहते हैं कि उनका भी मैंने सुना था कि इमरान खान की जो खबर है वो जुल्फिकार अली भुट्टो से बड़ी बनेगी।
आप समझ रहे हैं? उन्होंने कहा कि इमरान खान की जो खबर है वो जुल्फकार अली भुट्टो से बड़ी बनेगी। तो इस तरह के नैरेटिव जो है वो चल रहे हैं कि इमरान खान जो है वो जेल से नहीं निकलेगा, उसकी लाश ही निकलेगी। ये जावेद मीर का स्टेटमेंट है। तो इस तरह की बातें वहां पे चल रही हैं और पाकिस्तान जो है इन्हीं सब चीजों में फंसा हुआ है और इसी तरह से फंसा रहता था हमेशा है वही। वहां तो इंटरनली पॉलिटिक्स जो है वो पाकिस्तान को, वो तो आगे बढ़ती नहीं है कहीं, वो जहां जीरो है। आई मीन वो कहते हैं ना कि एलिस इन वंडरलैंड, कि जहां पे खड़े हुए हैं वहीं पे दौड़ रहे हैं वो। उनकी जो दौड़ है वो वहीं पे है जहां पे वो खड़े हुए हैं। तो यही चल रहा है पाकिस्तान का मामला, यही। अच्छा अच्छा, कश्मीर से मुताल्लिक भी कोई खबर है पाकिस्तान से? वो कश्मीर डे मनाया गया, वो क्या कुछ है? ये अभी मुजफ्फराबाद आए थे और ये रूटीन सालाना उनका जो है वो एक सेशन होता है, कश्मीर सेशन का, पीओके इसको कहते हैं, आजाद कश्मीर वहां पर कहते हैं। तो वहां पे उन्होंने कल ही मतलब ऑन द वेडनेसडे 4 फरवरी को उन्होंने जो है वो कुछ तकरीर किया था, कुछ सेशन हुआ था, आवाम को नहीं बल्कि एक क्लोज डोर मीटिंग में। तो उन्होंने एक बड़ा जो है स्टेटमेंट दिया है कि हम हिंदुस्तान के साथ बात करना चाहते हैं ऑन ऑल इश्यूज। और जो 5 अगस्त 2019 है वो तो अब पीछे छूट गया। अब इंडिया जो है उससे बाहर आए और निगोशिएशन के लिए फिर से शुरू करे। तो ये पहल उन्होंने वहां से की और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम जो है कश्मीर का भी की बात करेंगे और कश्मीर के मुद्दे को हम छोड़ नहीं सकते हैं और इंडिया पाकिस्तान जो है कश्मीर की बात कर सकता है और वही हम कश्मीर को मोरल सपोर्ट देते हैं। और फिर वो पुरानी कहानी के मतलब ये है कि 1947-48 का जो यूएन रेजोल्यूशन है उसके ऊपर बात होगी और वहां प्लेबसाइट होगा, इस तरह की बात की उन्होंने। और उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया जो है वो जो 2019 में 5 अगस्त में उसका 370 उन्होंने मतलब खत्म कर दिया था, उसको फिर से रिस्टोर करे। तो ये सब बातें उन्होंने कहा कि एक जो बात उन्होंने और अहम की है कि ये जो स्टेलमेट है जो इंडिया और पाकिस्तान में अभी चल रहा है ये कब तक चलेगा? 5 साल तो हो गए। वो अब टाइम आ गया है कि अब बात करें और बात के अलावा दूसरा क्या रास्ता है? 2 ही रास्ता है, या तो अब बात ना करें, चुपचाप रहें, खामोश रहें, 5 साल हो गया, 50 साल और इसी तरह से रहते रहें, या फिर बात शुरू करें, डायलॉग शुरू करें और कहीं ना कहीं पहुंचने का कोशिश करें। तो ये एक जनरल बात हुई थी। बेसिकली वो अपनी सॉलिडारिटी कश्मीरियों के साथ बनाना चाहते थे। और पिछले दिनों शायद आपने बताया था कि एस जयशंकर ने भी कहा था कि पाकिस्तान के साथ हमारी बिजनेस जारी है, कारोबार अभी भी जारी है। वो बात भी कही गई थी। हो सकता है दोनों मुल्कों के बीच में कोई बातचीत का सिलसिला शुरू हो। जाहिर है वो वाजपेयी जी कहते थे कि पड़ोसी नहीं बदला जा सकता, तो पड़ोसी तो नहीं बदला जा सकता, ये तो जोग्राफियाई हालत है, हमें एक साथ ही रहना है। आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा ये दोनों मुल्कों की सरकारें तय करेंगी। अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूं बांग्लादेश की तरफ। बांग्लादेश में क्या कुछ हो रहा है? बांग्लादेश जो है वो मुसलसल उबाल पे है, वहां से भी खबरें गर्म आ रही हैं, क्या कुछ है? जी, ये बहुत अहम खबर है। ये खबर तो पहले खबर समझ लीजिए कि मुजीबुर रहमान, जिनको बंगला बंधु कहा जाता था और जिनका मतलब उनको नेहरू बोला जाता था बांग्लादेश के अंदर और टॉवरिंग लीडर है, कल उनका जो घर है, ऑफिशियल घर जो मुजीबुर रहमान का था, उसको जला के राख कर दिया गया और बाकायदा एक अनाउंसमेंट हुआ था बुलडोजर प्रोसेशन की। और वो प्रोसेशन में जो है बुलडोजर गए और बुलडोजर जो है वो जाकर के उनके घर को, वो प्रोमिनेंट घर था। मैं आपको यही बताना चाहता हूं ढाका के अंदर कि जो हैसियत 3 मूर्ति की है दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू की, जो घर था जो कि उसको लाइब्रेरी बना दिया था, उसी तरह से शेख मुजीबुर रहमान के घर को, बंगला कोई नाम है, बड़ा टिपिकल नाम है, उसको भी वहां म्यूजियम बना दिया गया था शेख मुजीबुर रहमान का, कि वो कहाँ सोते थे, कहाँ खाते थे और कहाँ क्या करते थे। और लाइब्रेरी थी और ये थी, वो एक टूरिस्ट सेंटर भी था, लोग जो है वहां जाते थे, जाके देते थे। तो कल ऐसा हुआ क्या कि ये खबर जो है उन लोगों को मालूम हो गई थी जो प्रोटेस्टर थे और इसमें जो है वो, तो कल हसीना वाजिद ने, ये एक अलग खबर है जो कि दिल्ली से शायद चलती है, इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है कहीं से, हसीना वाजिद ने ऑनलाइन एड्रेस किया था अवामी लीग के वर्कर को बांग्लादेश, और उस वर्कर के को उसमें वो मतलब वो अनाउंसमेंट जो है उनके अपोजिट कैंप को मालूम हो गया था। तो ये दोनों चीजें एक साथ चल रही, एक ही टाइम। घर पर बुलडोजर चला गया था और बुलडोजर से उनको मिसमार किया जा रहा था, घर को बर्न कर दिया था
और इधर ये जो है हसीना वाजिद जो है ये अपना दिल्ली से या जहां भी कहीं है वहां से वो एड्रेस कर रही थी और वो ये कह रही थी कि आप डटे रहो अवामी लीग को, हम फिर आ रहे हैं बांग्लादेश में, हम फिर पावर हमने ये कर लेंगे। और वो यूनुस सरकार को और जो इस्लामिस्ट फोर्सेस हैं उनको जो है वो मजम्मत कर रही थी। तो ये बड़ी अहम खबर है बांग्लादेश में, ये बहुत उबाल की खबर है कि क्या क्या मतलब क्या कंडीशन है बांग्लादेश का अभी हसीना वाजिद के जाने के बाद, क्योंकि वो थम नहीं रहा है बुखार एंटी अवामी लीग और एंटी हसीना वाजिद की, जो उन्होंने 15 साल जो उन्होंने हुकूमत की है, और उसमें जो गुस्सा और जो वो है वही दिखाई पड़ रहा है मुझे यहाँ पे। जी 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 जी। अच्छा, हमारे पास अब वक्त बहुत कम रह गया है। नेपाल और मालदीव की भी कुछ आपके पास कुछ खबरें हैं, जरा मुख्तसर में बता दीजिए नेपाल में क्या कुछ है। जी, नेपाल में बहुत छोटी खबर है, वो ये है कि इंडिया और नेपाल ने एक ज्वाइंट मतलब टूरिज्म के हवाले से एक ज्वाइंट मीटिंग किया है कि इंडिया और नेपाल जो है, ये जनकपुर में हुआ है, तराई एरिया में, और मधेसी वाले लोग जो हैं वहीं पे जो है ये मीटिंग हुई है। और ये मीटिंग जो है स्पॉन्सर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया और नेपाल के जो काउंटर पार्ट हैं, ये काठमांडू में नहीं हुआ है। और यहाँ पे ये सब हो रहा है कि इंडिया और नेपाल मिल करके जो है वो टूरिज्म सर्किट डेवलप करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इंडियन जो है वो नेपाल में जाएं। और इसमें जो गौरतलब बात ये है कि ये जो तराई का रीजन है, ये रामायण कॉरिडोर एक जो है वो भी उससे मिला जुला है कि वो सीता जो है वो जनकपुर से आई थी यहाँ, और जो भी कुछ कहानी है रामायण का वो उसके लिए, इसीलिए वो जो जगह जनकपुर को उन्होंने मतलब चुना था, इसीलिए कि वहां पे तो ये लोग एक पॉजिटिव मतलब कदम है कि इंडिया नेपाल जो है वो मिल करके जो है वो टूरिज्म को प्रमोट करें। जी, प्रमोट करें, वो इसी के लिए है। तो ये खबर यही खत्म हो जाती है। जी। बड़ी अच्छा, खबर है मालदीव मालदीव की खबरें कुछ काफी दिलचस्प है। कभी नरम कभी गर्म, कभी नरम कभी गर्म होता रहता है, क्या है? कि वो हेट इंडिया और आउट इंडिया करके तो वो आ गए मोइजू साहब इस पे, और जो हिंदुस्तानी फौजी थे और सिपाही थे तो उनको तो बाहर कर दिया उन्होंने कहा कि हमारा तो इलेक्शन प्रॉमिस है। अब जो है उनके डिफेंस मिनिस्टर दिल्ली आके बैठ गए हैं, मोहम्मद गयूम है, क्या नाम है, कयूम नाम है, वो मालदीव के डिफेंस मिनिस्टर हैं। वो अभी राजनाथ सिंह से मिले थे 2 दिन पहले, और वो इंडिया मालदीव डिफेंस एग्रीमेंट करना चाहते, और वो एग्रीमेंट में यह है कि मैरिटाइम अरेंजमेंट करना चाहते हैं कि इंडिया उनके जो है उनके ऊपर मालदीव के ऊपर कोई अगर अटैक करे या कुछ करे तो इंडिया उसको डिफेंड करेगी। तो राजनाथ सिंह ने मतलब हामी भर दी है कि हाँ हम लोग करेंगे। तो ये बड़ी एक खबर है। और उसके साथ साथ अभी पिछले गुज़श्ता 3-4 दिन पहले संडे के दिन जो है वो मालदीव और इंडिया ने एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किया था ओशन के अंदर, जो कि मालदीव ने उसका नाम फ्रेंड्स रखा। तो ये एक नया मतलब एक चैप्टर जो है वो खुल रहा है इंडिया और मालदीव के पीछे। और अभी अभी आपको पिछले बार मैंने कहा था कि इंडिया जो है वो कंसिडर कर रही है कि जो इकोनॉमिक एड, बहुत बड़ा इकोनॉमिक एड मालदीव को देने के लिए, क्योंकि मालदीव ने जो है चाइना से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया। तो ये सब कॉम्प्लेक्सिटी है इंटरनेशनल रिलेशन की, डिप्लोमेसी की, कि एक तरफ तो वहां पे चाइना से और मालदीव की जो है नजदीकियां हो रही हैं, इकोनॉमिक कॉपरेशन हो रहा है, इंडिया उससे खफा है। और इंडिया ने जो कहा कि हम जो है वो ट्रेड और ये जो हम जो आपको लोन और जो भी ग्रांट आपको देना चाह रहे हो नहीं दे। और अभी जो है उसके बाद खबर आती है कि अब डिफेंस एग्रीमेंट हो रहा है। तो ये सब जो कॉम्प्लेक्सिटी है, ये तो यही तो बारीकियां हैं इंटरनेशनल रिलेशन की, जो कि बिल्कुल हम और आप बिल्कुल। और कोई भी मुल्क मुख्तलिफ मुल्कों से ताल्लुकात एक साथ रखता है, और कभी कभी तो दुश्मन मुल्कों से भी, जो दो मुल्क आपस में दुश्मन है लेकिन एक तीसरा मुल्क है जो उन दोनों से ताल्लुक रखता है। तो बहरहाल चीन भारत के पड़ोसी मुल्कों में डोरे डाल रहा है, ये भी अपनी जगह हकीकत है। कभी वो बांग्लादेश में, कभी श्रीलंका में, कभी मालदीव में, नेपाल में, हर जगह वो नजर आ रहा है। तो ये एक कंपटीशन है जिसमें भारत और चीन इस इलाके के मुल्कों में अपना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल आप मुसलसल इस पूरे इलाके की खबरों पर नजर रखते हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड के देखने वालों के लिए ये खास प्रोग्राम, इसकी तैयारी आप करते हैं, हम उसके लिए शुक्रगुजार हैं। मैं अपने दर्शकों से कहूं कि ये अकेला प्रोग्राम है मीडिया स्टार वर्ल्ड पर जो भारत के पड़ोसी मुल्कों की खबरों को इस पर चर्चा होती है।
आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, ये वीडियो कैसी लगी, अपने कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। खास तौर पर हम अफगानिस्तान को इसमें खास अहमियत देते हैं कवरेज के लिए, क्योंकि वहां की खबरें काफी अहम और दिलचस्पी से देखी जाती हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।